स्मार्ट पीपल, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोब्स के बारे में। यस, द चैप्टर इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो यार सोचो एक बात है ना कि अगर हमारी इस दुनिया में माइक्रोब्स होते ही नहीं तो ये दुनिया कितनी शानदार होती। ना कोई कैंसर पेशेंट, ना ही कोई मलेरिया, ना ट्यूबरक्लोसिस, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। एंड यू नो इवन व्हाट कि आप, मैं और ये पूरी दुनिया भी एग्जिस्ट नहीं करती। और तेरी यस ऐसा ही है कि अगर ये माइक्रोब्स नहीं होते तो आप, मैं और ये दुनिया भी एग्जिस्ट नहीं करती। और आपने अभी तक जो है माइक्रोब्स की एक डार्क साइड देखी है, लेकिन आज की इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोब्स की एक पॉजिटिव साइड के बारे में। ठीक है, तो हाउ दीज माइक्रोब्स कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड दिस वर्ल्ड, उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। जैसे कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये आपकी बॉडी के अंदर वाइटामिन्स की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, एनर्जी एक्सट्रैक्शन की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म और आपके रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये माइक्रोब्स जो होते हैं ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन, डाइजेशन के अंदर और साथ ही साथ काफ़ी सारे फूड सप्लीमेंट्स की फॉर्मेशन में भी इनका इस्तेमाल होता है। एंड यू नो व्हाट, आपकी बॉडी जो है वो 30 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी हुई है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो जितने आपकी बॉडी में सेल्स नहीं है उससे ज़्यादा आपकी बॉडी में माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इज़न्ट इट अमेजिंग, राइट? तो ऐसी काफ़ी सारी बातें हम करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इस चैप्टर में माइक्रोब्स के बेनिफिट्स या फिर इनके क्या यूज़ हैं हमारी लाइफ में उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को एक खूबसूरत सी स्माइल के साथ। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। और मैं आपको बता दूं पहले हमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो कि हम बात करेंगे व्हाट टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी, तो इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में, जो कि होगा आपके हाउस होल्ड यूसेस के बारे में कि आपके घरों में ये माइक्रोब्स जो है किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा सेकंड टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इनके इंडस्ट्रियल यूज को, इंडस्ट्रियल यूजेस को। ठीक है, तीसरा टॉपिक जो होगा उसमें हम बात करेंगे आपके कुछ एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, हमारी बुक में कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं, कुछ एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं और बताया गया है कि यार वो एंजाइम्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर। तो उस पर हमारा कुछ टिप्पणी होने वाली है। चौथा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो होगा आपका सीवेज। इसके बारे में हम जानेंगे, है ना। प्रॉपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इवन यही होता है ना, बच्चों को यही पढ़ना होता है। तो अगर इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना चाहते हो तो आपको टाइम स्पेन दिए गए होंगे, टाइम स्पेन से आप जाके सीधे इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम बात करेंगे आपके बायोगैस के बारे में। एंड आफ्टर दिस बायोगैस वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक दैट इज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स and biocontrol agents. Biocontrol agents. ठीक है, this is what the topic of discussion we will be having in this chapter। और हम शुरुआत करेंगे पहले सबसे फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है हाउसहोल्ड यूजेस। स्टार्ट करते हैं। तो कीपिंग द हेडिंग दैट इज योर हाउसहोल्ड यूजेस, उसी से मैं शुरुआत करता हूँ। ठीक है, देखो क्या है हाउसहोल्ड यूजेस। सबसे पहला इस्तेमाल जो हम माइक्रोब्स का करते हैं वो है आपके कर्ड की फॉर्मेशन में, कि दही कैसे बनती है। तो वो हम सीखते हैं कि हाउ एग्जैक्टली द कर्ड इज फॉर्म फ्रॉम द मिल्क। ये टॉपिक पढ़ते हुए अगर मम्मी ने देख लिया ना, चाटे ही चाटे बजाएगी तुम्हें, है ना, दुकान ठेला खुलवा देगी तुम्हें दही का। तो बच के रहना। बाकी हम देखते हैं यार किस तरीके से आपकी कर्ड जो है वो फॉर्मेशन या किस तरीके से वो बनती है। ठीक है, तो आपको पता है कि यार मिल्क से ही मम्मा हमेशा कर्ड की फॉर्मेशन करती है। तो उसमें कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है और उन बैक्टीरिया को आप कहते हो LAB, which is lactic acid bacteria. What is this LAB? It is lactic acid bacteria. ठीक है, तो इनका इस्तेमाल होता है दही से दूध से दही बनाने में। और ध्यान रखना कि यार
बेटर कौन है, क्या दूध ज्यादा बेटर है या फिर दही ज्यादा बेटर है? तो दही जो है वो ज्यादा बेटर होती है, बिकॉज इसमें एक न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड दैट इज विटामिन B12। विटामिन B12 की जो मात्रा है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो एलएबीएस की मदद से आप मिल्क को दही में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसमें जो आप जब आप इसमें कन्वर्ट करोगे तो इसमें से हल्का सा आपको इनोकुलम डालना पड़ेगा। इनोकुलम क्या होता है? इट इज अ स्टार्टर जो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, और वो इनोकुलम क्या होगा? 1 चम्मच दही। तो अगर आप इतने सारा दूध बना रहे हो तो उसमें आपको 1 चम्मच दही डालनी पड़ती है स्टार्टिंग में। कि देखा होगा अपनी मम्मा को कि यार वो स्टार्टिंग में दूध को ना टैपेड टैपेड मतलब हल्का सा गुनगुना करती है, देखो उबालती नहीं है, हल्का सा दूध को गर्म किया है ना एक लो टेम्परेचर पे, और फिर उसके एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, और उसके बाद फिर क्या करते हैं उसमें 1 चम्मच दही डाल देते हैं एज अ इनोक्यूलम, और फाइनली फिर उसको आप फ्रिज में रख दो, एंड देन फाइनली दिस मिल्क विल बी कन्वर्टेड इनटू द कर्ड। तो उसमें कौन काम कर रहे हैं? आपके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो कि है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चलिए, तो दिस इज समथिंग विच वी आर डन विद दिस। ओके ओके, चलिए, तो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, जो कि है सेकेंड। हमारे पास आएगा क्या? सेकेंड होगा आपके पास, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ चीज। तो भाई हम चीज से काफी सारी तरह की चीज बनाने वाले हैं, है ना। चीज से हम काफी सारी चीजें बना सकते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, आइए उसको पढ़ते हैं। बहुत चीज हो गया। वेल, यहाँ पे देखो, तो अगर हम बात करें चीज के बारे में, तो इसमें से 2 तरह की चीज आप फॉर्मेशन कर सकते हो। हालांकि चीज और बहुत सारी तरह की होती है, मतलब हमें 2 पढ़ना है हमारे सिलेबस में, जो कि है एक तो है रॉकफोर्ट चीज, रॉकफोर्ट चीज, और एक है आपकी दैट इज स्विस चीज। ठीक है, रॉकफोर्ट चीज जो है किससे बनाई जाती है? दिस रॉकफोर्ट चीज इज एक्चुअली फॉर्म बाय अ फंगस, और उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ठीक है, तो इसकी मदद से, ये एक तरह का फंगस है, और इसकी मदद से आप क्या करते हो? फॉर्मेशन करते हो किसकी? रॉकफोर्ट चीज की। ठीक है, रॉकफोर्ट चीज थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज इसको फर्मेंट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और दिखने में भी आप इसकी अगर शक्ल देखोगे ना रॉकफोर्ट चीज की, तो बहुत सड़ी हुई सी दिखती है। पता नहीं कैसे खा लेते हैं लोग, मगर इससे लोगों को पसंद होती है। अलग अलग फ्लेवर्स में मिलती है आपको, है ना, बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं इसके। और अगर हम बात करें स्विस चीज की, तो यार ये हमारी पसंदीदा चीज है ना, पसंद है, और इवन बचपन से ही पसंद है, बिकॉज यही चीज जो है वो जेरी को भी पसंद थी, है ना। जेरी, यू रिमेंबर टॉम एंड जेरी? ठीक है, तो वो वाली जो चीज थी वो कौन सी चीज थी? वो थी स्विस चीज। ये एक्सट्रैक्ट की जाती है प्रोपियोनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, तो इससे आप इस स्विस चीज को जो है एक्सट्रैक्ट करते हो, तो ये एक बैक्टीरिया से फॉर्म होती है। ये हो गया हमारे पास दूसरा हाउस होल्ड यूज। आते हैं तीसरे हाउस होल्ड यूज की तरफ, जो कि है टोडी। व्हाट इज दिस टोडी? टोडी एक साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है। इट इज अ साउथ इंडियन, ठीक है, एक साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जो कि साउथ के एरिया में, लाइक द प्लेस वेयर आई लिव, यहाँ पे काफी ज्यादा पी जाती है, एंड इट इज अवेलेबल इन द 2 फॉर्म्स, है ना। ये आपको फर्मेंटेड भी मिल जाएगी या फिर आपको फ्रेश भी मिल सकती है। तो ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाम सैप, है ना। पाम ट्री जो होता है ना, उसके सैप, जो उसका जूस या उसका जो लिक्विड निकलता है ना, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और फिर उसको अगर आप फर्मेंट कर दोगे तो उसमें कुछ अल्कोहल कंटेंट आ जाएगा, है ना, तो उसे पी के झूम जाओगे। और अगर कोई से आप फर्मेंट नहीं कर रहे हो तो फ्रेशली बच्चे भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये है आपके पास कौन? दिस इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक, जिसे आप टोडी कहते हो। ठीक है, पेड़ों पे इसको जाके उस पर से उतार लेते हैं इसको, और फिर कुछ दिनों के आप रख दोगे तो कुछ दिन बाद ये फर्मेंट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज टोडी। और आते हैं नेक्स्ट वाले चीज पे, जो कि है फोर्थ। हमने कर्ड पढ़ लिया, चीज पढ़ ली, टोडी पढ़ ली। आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हाउस होल्ड यूजेस का इडली एंड डोसा। इडली हो गया, डोसा हो गया, वोंडा हो गया, मयूर भज्जी हो गया। ठीक है, ये सब आइटम्स है जो साउथ में मिलते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, तो ये जो इडली डोसा है, इट इज एक्चुअली फॉर्म बाय अ बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ऑब्वियसली, लेकिन एक बैक्टीरिया की मदद से इसको बनाया जाता है, जिसका नाम है ल्यूकोनोस्टॉक। ल्यूकोनोस्टॉक जो है, इसकी मदद से इसको बनाया जाता है, और इट्स अ बैक्टीरिया, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, आते हैं एक लास्ट चीज पे, जो कि है लास्ट हाउस होल्ड यूज, दैट इज, इसकी मदद से हम ब्रेवर्स ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं।
जिससे कि आप क्या बना सकते हो, इसकी मदद से आप बना सकते हो कुकीज हो गई, ठीक है, या फिर ब्रेड हो गई, ब्रेड की फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर अल्कोहल की फॉर्मेशन। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है किसकी मदद से, इस वाली ईस्ट की मदद से। तो ईस्ट भी क्या है, एक तरीके का आपका हाउस होल्ड यूज ही माना जाता है, जिसको आप कुकीज है ना, ब्रेड्स की फॉर्मेशन में या बन की फॉर्मेशन में, है ना। तो दीज काइंड ऑफ आइटम्स यू कैन प्रिपेयर दिस विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रोब्स। तो कैन सी कि हम इसे डेली लाइफ में ही, अपने घरों में ही कितना इस्तेमाल करते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, जो कि है इसका इंडस्ट्रियल यूज, है ना, कि इंडस्ट्री में इसे कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये उसके बारे में जान लेते हैं। तो सेकंड जो टॉपिक हमारे पास है वो है इसका इंडस्ट्रियल यूज। सबसे पहला इंडस्ट्रियल यूज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इसका अल्कोहल फॉर्मेशन, है ना। बेवरेजेस की फॉर्मेशन में काफी इस्तेमाल होती है ये माइक्रोब्स जो है इंडस्ट्रीज में, और काफी मुनाफा कमाई जाती है, ये कमाती है ये इंडस्ट्रीज। तो आप कहोगे इट इज व्हाट, इट इज ब्रेवर्स ईस्ट या बेवरेजेस, ठीक है। बेवरेजेस की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होती है ना। बेवरेजेस जैसे आप जानते होंगे, है ना, वाइन हो गई, ब्रांडी, विस्की, रम, वोडका, ये चीज़ों, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वाले में, जो कि है, अगर को इसको हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। तरीका नंबर एक आप कह सकते हो कि ये जो बेवरेजेस बनाई जा रही है, दे कैन बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कि यार जो प्रोडक्ट बन रहा है वो डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट है या फिर अनडिस्टिलेटेड है, ठीक है। दूसरा तरीका इसको पढ़ने का वो ये है कि यार आप कौन सी ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, और तीसरा तरीका इसको पढ़ने का ये है कि आपके पास प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं ऑन दैट बेसिस, ठीक है। आप किस चीज से बना रहे हो, सोर्स क्या है आपका। तो इन 3 तरीके से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला तरीका। सबसे पहले मैं बात करूंगा यार कौन से ईस्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बेवरेजेस। तो मैं आपको पहले एक थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि होने क्या वाला है यहाँ पे, कि नॉर्मली ग्लूकोज हम लेंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास ग्लूकोज है दैट इज C6H12O6, और इसमें हम एक ईस्ट को डाल देंगे, दैट ईस्ट कैन बी सैक्रोमाइसिटिस सर्वेशिया, और इसकी मदद से यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, C2H5OH और प्लस में CO। तो दिस इज समथिंग विच यू विल गेट हियर, ये आपको मिल जाएगा। और ये बेसिक से थीम है कि यार किस तरीके से हम ईस्ट का इस्तेमाल करके, माइक्रोब का इस्तेमाल करके बेवरेजेस को बना रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहला तरीका हम डिफाइन कर सकते हैं कि यार हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे किसका, कौन सी ईस्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हो। अगर क्या आप इस्तेमाल कर रहे हो सैक्रोमाइसिटी सर्वेशिया का, तो इसकी मदद से आप बना सकते हो क्या, बियर, ठीक है। अगर को आप इस्तेमाल कर रहे हो किसका, सैकेरोमाइसिटिस एलिप्सोइडिस, इससे आप बना सकते हो वाइन की फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इनकी मदद से आप ये वाली चीजें फॉर्मेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पहला तरीका इसको मेजर करने का। तरीका नंबर 2 इसको मेजर करने या इसके टाइप से आप पढ़ सकते हो कि आप कैसा प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या वो डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट है या फिर अनडिस्टिलेटेड प्रोडक्ट है। बात करते हैं उसकी। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि यार बेसिकली हम यूज क्या कर रहे होंगे, हम अगर को आप ग्रेप्स की मदद से बना रहे हो, तो ग्रेप्स की मदद से आप क्या बना लोगे, अगेन वही सैक्रोमाइसिटी सर्वेशिया का इस्तेमाल करके, है ना, ईस्ट का इस्तेमाल करके आप क्या बना लोगे, ग्रेप से आप बना लोगे आपके दैट इज यू कैन से वाइन, इससे वाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर को आप बार्ले का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर वीट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस केस में आपके पास अगेन सेम ईस्ट का इस्तेमाल करके आप क्या बना सकते हो, आप इसकी मदद से आप बियर बना सकते हो, ठीक है। अब ध्यान रखना कि यार ये दोनों ही जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बनाए हैं ना, ये दोनों ही चीजें कैसी हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ 3% अल्कोहल कंटेंट होता है। तो मान लो कोई एक, है ना, शराबी गया इसको खरीदने के लिए, ठीक है, इसे खरीदने के लिए और उसको दे दी वाइन या फिर बियर। तो इन दैट केस क्या होगा, उसको उसने पैसे दिए हैं पूरी बोतल के लिए, 100 ml की बोतल के लिए उसने पैसे दिए हैं, और उसे मिल रही है सिर्फ 3% अल्कोहल। तो इसे आ गया गुस्सा, ये कह रहा है ये क्या फुद्दूपना तुम कर रहे हो यहाँ पे, मतलब पैसे मैं पूरे दे रहा हूँ और तुम्हें को सामान पूरा नहीं दे रहे हो। तो इसे अब खुश करने के लिए हमने क्या किया, इसे खुश करने के लिए हम इन प्रोडक्ट्स को ना डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो ये जो बन रहा है ये विदाउट डिस्टिलेशन बन रहा है, ठीक है। ये जो भी कुछ बना है यहाँ पे इट इज विदाउट डिस्टिलेशन। लेकिन अगर को हम इसे डिस्टिलेशन कर दें, अगर हम इसका डिस्टिलेशन कर दें,
तो डिस्टिलेशन का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ, मगर डिस्टिलेशन के बाद आप देखोगे यार वाइन का डिस्टिलेशन करने से हमें क्या मिलेगा, वाइन का डिस्टिलेशन करने से हमें मिलती है ब्रांडी, और बियर की डिस्टिलेशन से हमें मिलती है विस्की। ठीक है, और इन दोनों के अंदर जो अल्कोहल परसेंटेज है वो होती है कुछ 30 से 50%, 30 से 50%। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं आफ्टर डिस्टिलेशन। हमें इसके अलावा हम जो है, ये तो हो गया आपके पास कौन से डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट हो गया आपका, है ना। और अगर हम बात करें अनडिस्टिलेटेड प्रोडक्ट, तो इसमें क्या मिल सकता है आपको, वोडका भी मिल सकता है, वोडका इज अनडिस्टिलेटेड, है ना। इसके अलावा रम हो गया, है ना। इसके अलावा कुछ कुछ यू नो बियर हो गई, मैंने लिखी दिया यहाँ पे, है ना, बियर हो गई, या कुछ स्क्विड्स भी होती हैं, है ना, या स्किट्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्पिरिट्स। ठीक है, स्पिरिट जो होते हैं इनमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ अल्कोहल पाया जाता है, कुछ 90% तक, इसलिए इनके ना शॉट्स बनते हैं। सुना होगा आपने ना, मूवीज में देखा होगा कि यार शॉट्स पी रहे हैं, तो शॉट्स इतने से होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है अल्कोहल की, इसलिए वो एकदम से हिट कर जाते हैं बॉडी को, है ना, एकदम से द पर्सन बिकम इन अ डिफरेंट लेवल, तो उसको अलग तरह का नशा चढ़ जाता है। तो वो स्पिरिट्स होता है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है, अल्कोहल होती है। बाकी आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अनडिस्टिलेटेड है और कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो आपका डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट होता है। तो डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास एक कंटेनर था, उसमें आपने कहा कि यार इसमें मैंने ना 100 ml की चीजें आ सकती है, तो आपने इसमें 100 ml का अमाउंट डाल दिया, लेकिन उसमें से कुछ ज्यादा मात्रा में क्या था, वाटर था, या फिर सिंपली जूस थे, और कुछ परसेंटेज किसका था, अल्कोहल का था। तो ये अल्कोहल है और बाकी परसेंट क्या है, सिर्फ जूस है। अब मैं कहूँ क्या, नहीं यार मुझे अल्कोहल की परसेंटेज ज्यादा चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप इस वाली चीज का डिस्टिलेशन कर दोगे। अब ना व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि यार जो आपकी टारगेट है, जो आपको चाहिए, आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आसपास की चीजों की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दो, तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी ना। तो भाई अगर इस कंटेनर में मेरे को 100 ml ही मेंटेन करना है और मैं चाहता हूँ अल्कोहल ज्यादा हो, तो मैं एक काम करूंगा, जूस की मात्रा कम कर दूंगा, जस्ट टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माई प्रोडक्ट दैट इज अल्कोहल। तो जो आपको चाहिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए आप आसपास की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हो। दिस इज समथिंग यू कॉल एज अ डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे भी यही किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास दूसरा तरीका इस चीज को डिफाइन करने का। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, यार आप किस सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि अगर हम बात करें तीसरा तरीका, जो कि अगर आप पोटैटो का इस्तेमाल करोगे, तो पोटैटो से आपकी बनती है वोडका। ठीक है, अगर को आप इस्तेमाल कर रहे हो बार्ले का या फ्रूट्स का, तो फ्रूट से ब्रांडी बनती है, या हाँ ब्रांडी। मोलेसिस का इस्तेमाल कर रहे हो तो इससे बनती है बियर। ठीक है, अगर को हम ग्रेप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे बनती है वाइन। ठीक है, तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे राइस का इस्तेमाल करोगे तो बनेगा आपका सैप, या वी कैन से सेक। ठीक है, तो ऐसी चीजें बन जाती है डिपेंडिंग अपॉन किस सोर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो। तरीका नंबर 3, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 1। तो 3 तरीके से हमने अल्कोहल को डिफाइन किया, आप शायद उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आते हैं तीसरे वाले चीजों के बारे में। तो वी हैव डन द हाउस होल्ड यूजेस, वी हैव टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल यूजेस। अब बात करते हैं एंजाइम्स। अच्छा, इंडस्ट्रियल में आपका ये तो हो गया पहला वाला पार्ट। इसके अलावा एक चीज और पढ़नी है आपको इंडस्ट्रियल में, ये हो गया फर्स्ट। एक और चीज पढ़नी है सेकंड, जो कि है एंटीबायोटिक्स। तो इन माइक्रोब्स की मदद से हम एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन भी करते हैं। और इसमें आपको 3 साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखने हैं। साइंटिस्ट नंबर 1, जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड एज अ पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक फंगस की डिस्कवरी करी थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था इन्होंने, फर्स्ट एंटीबायोटिक, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ठीक है, और ये किससे एक्सट्रैक्ट होते हैं, तो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ फंगस, और उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटाटम।
तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो इसको इस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और इसके अलावा आपको एक और नाम याद रखना है जो कि है वॉक्समैन। वॉक्समैन साइंटिस्ट ने इस एंटीबायोटिक शब्द दिया था ये वाला, ठीक है। तो एंटीबायोटिक मैं बात कर रहा हूँ, एंटीबायोटिक जो शब्द ना उस शब्द को किसने दिया है, तो एंटीबायोटिक की जो टर्म है वो दी है वॉक्समैन ने। बाकी फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किसने की थी आपके, इन्होंने, जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके अलावा दो साइंटिस्ट और हैं, फ्लोरे एंड चेन, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड है फ्लोरे एंड चेन। अब सर इन्होंने क्या किया, इनको भी नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, बिकॉज जिन जिन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो फ्लोरे एंड चेन को भी नोबेल प्राइज मिला है क्योंकि इन्होंने एक्चुअली उन एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल बताया था। क्या मतलब है इसका, तो यार एक्चुअली में जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफी सारे सोल्जर्स जो हैं वो घायल हो रहे थे। तो उस टाइम पे इन एंटीबायोटिक का भाई डिस्कवर तो कर दी इन्होंने, लेकिन इस्तेमाल कहाँ करें। इन्होंने तो कहा था कि भाई ये एक बैक्टीरिया को मार सकता है। अब वो बैक्टीरिया का हमें क्यों मारना, क्या फायदा उसका। तो देखा गया कि यार वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो घायल हो रहे थे सैनिक है ना, उनके जो वुंड्स थे, जो उनकी चोट थी, घाव थे, वहां पे बैक्टीरिया आके अटैक कर रहा है और वो इन्फेक्शन कॉज कर दे रहे हैं। तो उसको मारने के लिए इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया। तो वो एक काफी अच्छा इस्तेमाल था जिसकी वजह से काफी सारे सोल्जर्स की जो जान थी वो बच पाई थी। तो इस बात के लिए इन दोनों को भी नोबेल प्राइज दिया गया। तो वी कैन से इन्होंने एग्जैक्ट यूज बताया, यूज ऑफ एंटीबायोटिक। यार हम इसको यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे लिए काफी फायदे वाली बात होगी, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। तो किस किस को नोबेल प्राइज मिला है, फ्लोरे और चेन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था। ये आपके पास तीसरा इसका फायदा हो गया, किसका, आपके इंडस्ट्रियल यूजेस का, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस और आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि आपके एंजाइम्स वाला पार्ट, ठीक है। कुछ एंजाइम्स का डिस्कशन करते हैं, इसके बाद वी विल मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विद द एंजाइम्स पार्ट, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ मैं एक टेबल बनाते हुए चलता हूँ ताकि आपको सारी चीजें याद रहे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे उस पर्टिकुलर वी कैन से ऑर्गेनिज्म का या उस एंजाइम का, यहाँ लिखेंगे हम उस ऑर्गेनिज्म का नाम कि उस एंजाइम को निकाला कहाँ से गया है, और यहाँ लिखेंगे उसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या है उसका। एक चार्ट है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन जो कि है एक एंजाइम जिसका नाम है स्टैटिन, जिसका नाम है स्टैटिन, ठीक है। तो जो स्टैटिन है ये एक्सट्रैक्ट कहां से करते हैं, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम मोनेस्कस पर्परन, ठीक है, मोनेस्कस पर्परन। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है जिससे आप स्टैटिन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और इसका काम क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है बॉडी के अंदर। सुना होगा ना, काफी लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो इन दैट केस इसके इंजेक्शंस दोगे तो बेसिकली वहां पे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड सुनो, दूसरा जो है वो है आपका यू कैन से स्ट्रेप्टोकाइनेस। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज द स्ट्रेप्टोकोकस, और ये जो है ना, ये करता क्या है, ये बॉडी के अंदर क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। क्लॉट बस्टर, जहां भी क्लॉट की फॉर्मेशन होगी वहां पे फाइब्रिनोलाइसिन की मदद से उस क्लॉट को फाड़ देगा, तोड़ देगा विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन। ठीक है। तीसरा सुनो जो कि है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन। अभी जो साइक्लोस्पोरिन है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ठीक है। और ये करता क्या है, ये बॉडी के अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है। कि जिस बॉडी का, जिस पर्टिकुलर पर्सन का मान लो इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा हाई है, मतलब किसी भी डिसीज से वो प्रिवेंट हो जाता है बहुत इजीली। अब मान लो उस पर्सन के अंदर हमें किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है, तो अगर हमें एक दूसरी बॉडी का ऑर्गन किसी दूसरे पर्सन में डालना है
जिसका इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा है, तो उसके लिए हमें उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ेगा, तभी तो वो उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर पाएगा, अदरवाइज तो उसको फॉरेन बॉडी मान के उसको वहीं मार देगा। ठीक है, तो इन दैट केस इम्यूनोसप्रेसेंट का इस्तेमाल करते हैं किसमें, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है साइक्लोस्पोरिन ए का। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास एक और एंजाइम है जो कि है जाइमेज, और जाइमेज जो आप जानते हैं किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सैक्रोमाइसिटी सर्वेशिया, सैकेरोमाइसिस सर्वेशिया, और इसे इस्तेमाल कहाँ करते हो, यू यूज इट इन द बेकर्स एंड ब्रेवर्स ईस्ट, बेकर्स एंड ब्रेवर्स ईस्ट, तो कुकिंग वगैरह में आप इसका इस्तेमाल करते हो, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास एंजाइम एक और है जो कि है लाइपेज। लाइपेज जो है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है, और एक्चुअली जो आपके पास देखा होगा ना, कुछ कपड़े होते हैं, जैसे कुछ जैसे कुछ कोई कपड़ा है उस पर दाग लग गया, स्टेन आ गया, अब उस स्टेन की वजह से क्या होगा कि आप उसे अगर घर पे साफ नहीं हो रहा तो आप उसे लॉन्ड्री में भेज देते हो। अब लॉन्ड्री में क्या होता है, उसको बहुत जल्दी आसानी से साफ कर देते हैं, एकदम चमक जाता है वो, है ना। और घर पे तुम कितना भी वो सरफ घिस लो उस पर ना, वो सरफ का ऐड आता है ना, निरमा, है ना, निरमा का वो एक ऐड आता था, इट वॉज लाइक रियली क्रेजी ऐड था एकदम भाई, है ना। क्या होता है उसमें कि एक लेडी जा रही है मस्त आराम से, और वहां से गाड़ी आती है और कीचड़ उछलता है, और भाई साहब वो लेडी जो है वो कीचड़ को रोक देती है, बोलती है निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा दूध सी सफेदी, निरमा से आई रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। तो वो ऐड जो है उसमें क्या हुआ, कीचड़ को ही रोक डाला उसने। तो न्यूटन साइंस दे विल बी लाइक, मतलब हमें छोड़ो, है ना, हमें भगाओ, हम तो बेवकूफ है ना, तो ग्रेविटी वगैरह कुछ काम नहीं कर रही है, वो सीधा रोक दे रही है उसको। तो कितना बेवकूफ बनाते हैं ऐड वाले, है ना। तो वो जो आपके पास दाग लग जाएगा, है ना, दाग अच्छे होते हैं, मम्मा के पास दाग लेके जाओ, मारेगी चप्पल से और आगे, ठीक है, तो दाग अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइपेज की बात करें, लाइपेज वहां पे इस्तेमाल हो रहा है, क्यों, लाइपेज जो है वो उस पर्टिकुलर स्टेन को, जो गंदगी है ना, उसको हटाने में इस्तेमाल करता है। कैसे, लिपिड्स को ये ब्रेक कर देता है, और लिपिड्स के ब्रेकडाउन से जो स्टेन है वो इजीली हट जाता है। तो ये एज अ डिटर्जेंट इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट इन लॉन्ड्री, तो लॉन्ड्रीज में इस्तेमाल किया जाता है इसको, है ना, लिपिड्स के स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए। और इसे आप एक्सट्रैक्ट करते हो कहां से, कॉन्डिडो लिपोलिटिका, कहां से, कॉन्डिडो लिपोलिटिका, लिपोलिटिका, लिपोलिटिका। ठीक है, यहां से आप इसे एक्सट्रैक्ट करते हो। और एक लास्ट एंजाइम जो आपको पढ़ना है वो होगा, जो लास्ट एंजाइम आपको पढ़ना है वो क्या है, वो है आपका जाइमेज हो गया, लाइपेज हो गया, प्रोटीएज, प्रोटीएजेस या फिर पैक्टिनेज, है ना। इफ आई आस्क यू, आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, क्या आपको जूस पैकेट्स पसंद है या फिर आपको रॉ फ्रूट्स खाना पसंद है। तो वैसे मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद है, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकता हूँ कि यार इन दोनों में से कौन सा वाला आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट है, तो वो है आपके रॉ फ्रूट्स। अगर आप रॉ फ्रूट्स खाते हैं तो उसके दो बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि यार जो शुगर फ्रूट शुगर जो होती है ना, फ्रूट शुगर आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होती है अगर को आप रॉ फ्रूट्स खाते हो, और अगर आप पैकेट जूस पीते हो तो इन दैट केस वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है, तो एक शुगर का इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी पे। दूसरा बेनिफिट ये है, अगर आप मतलब रॉ फ्रूट्स खा रहे हो तो रॉ फ्रूट्स में क्या होता है, फाइबर्स होते हैं। अब वो फाइबर्स जो है वो आपकी बॉडी के लिए काफी इस्तेमाल, मतलब काफी हेल्पफुल होते हैं। तो मान लो आपने कोई फ्रूट खाया, तो फ्रूट में जो भी मिनरल्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स को आपकी बॉडी में फाइबर्स होल्ड करके रखते हैं। और साथ ही साथ फाइबर्स जो हैं वो आपकी बोवल मूवमेंट्स के लिए अच्छे होते हैं, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। ठीक है, जो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बीमारी रहती है ना, तो इन दैट केस वो रॉ फ्रूट्स खा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बेनिफिट्स किसका, रॉ फ्रूट्स का। लेकिन अगर को आप एक जूस पैकेट आप देखोगे ना, तो जूस पैकेट्स में जो जूस होता है ना वो बिल्कुल ही क्लीन होता है, बिल्कुल ही स्मूथ होता है। और वहीं पे आप एक आम का जूस निकालो अपने घर पे, तो उसमें ना फाइबर्स होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, उसमें फाइबर्स होते हैं। तो क्या डिफरेंस है, तो यार जो आपके जूस पैकेट्स होते हैं उसमें ना इस पैक्टिनेज या फिर प्रोटीजेस नाम के एंजाइम को डाल देते हैं, और उससे वो फाइबर्स जो होते हैं ना जूस में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना। और फिर वो जूस जो है बिल्कुल ही स्मूथ होता है, उसमें सिर्फ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसे पी भी रहे हो ना, उस जूस को, उस पैकेट जूस को, तो
कुछ 1 या 2 या फिर 3% न्यूट्रिएंट्स जो है, मिनरल्स हैं, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, बाकी सारा का सारा जूस जो है वो आपके यूरिन से बाहर निकल जाता है। तो कुछ खास फायदा होता नहीं है उसको पीने का। हाँ, टेस्ट के लिए आप चाहो तो आप टेस्ट के लिए पी सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास प्रोटीएसेस या फिर पैक्टिनेस। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से? इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एस्परजिलस से, एस्परजिलस, ठीक है। और ये होता है आपके जूस पैकेट बनाने में इस्तेमाल, ठीक है। जूसेस पैकेज में इस्तेमाल होता है, जो कि आपके फाइबर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है ना, फाइबर्स को डाइजेस्ट कर देता है। तो घर में जो आपने मैंगो शेक निकाला है उसमें फाइबर्स होंगे, लेकिन बाहर का जो आप माजा लेके आते हो उसमें नहीं होते हैं, वो इसकी वजह से, ठीक है, फाइबर्स को डिस्ट्रॉय कर। तो ये हो गया आपके पास एक टेबल जिसमें हमने बात कर लिया सारे एंजाइम्स, उनके ऑर्गेनिजम्स और उनके काम के बारे में। तो इसको आपको एज इट इज याद करना है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक और डिस्कशन है मेरे पास जो कि है अबाउट द एसिड्स। ये कुछ स्पेशल टाइप के एसिड्स हैं जो कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स या माइक्रोब ने बनाए हैं। आइए उस पर जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहला एसिड आपके पास है जो कि है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। दूसरा एसिड है आपके पास सिट्रिक एसिड। तीसरा एसिड जो है वो है ब्यूटाइरिक एसिड। चौथा जो है वो है ग्लूकोनिक एसिड। और पांचवा जो है वो है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और लैक्टिक एसिड। हाँ, एक और है जो है आपका लैक्टिक एसिड। तो ये कुछ तरह के एसिड्स आपके पास है और बात करते हैं एसिड्स के बारे में। देखो, सबसे पहला एसिड जो है आपका वो है एसिटिक एसिड, जो कि बनता है या फिर इसको आप एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम विच पर्टिकुलर बैक्टीरिया, जो कि है अजोटोबैक्टर या एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, ठीक है। जो सिट्रिक एसिड है इसको आप एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम एस्परजिलस निगर, एस्परजिलस निगर, ठीक है। तीसरा वाला जो है वो है ब्यूटारिक एसिड, इसे आप एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम क्लोस्ट्रीडियम, ब्यूटाइलिसियम, ठीक है। इसको आप यहां से एक्सट्रैक्ट करते हो। ग्लूटामिक एसिड और जो आपके लैक्टिक एसिड है तो इसको आप एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम लैक्टोबैसिलस। और ये जो है ये आपका एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम सेम एस्परजिलस, ठीक है। तो ये इनके सोर्स है कि कहाँ कहाँ से आप इसे एक्सट्रैक्ट करते हो। और अगर इनके मैं आपको काम बताऊं तो यार जो एसिटोबैक्टर है ये आपके विनेगर की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। या फिर क्लास 10th में भी था है ना कि विनेगर जो है वो क्या होता है, वो आपका कुछ 10% एसिडिक एसिड है, तो वो आपका विनेगर बनाने में हेल्प करेगा। एस्परजिलस निगर जो है और ये आपके पास ग्लूटानिक एसिड जो है, इनका इस्तेमाल आप करते हो किसमें? फॉर प्रिजर्वेशन, फॉर प्रिजर्वेशन पर्पसेस। और लैक्टोबैसिलस आप जानते हैं इसका इस्तेमाल होता है कर्ड फॉर्मेशन में, कर्ड फॉर्मेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ ध्यान रखने हैं, जो आपके एसिड्स किस एंजाइम से मिलता है वो भी हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। लेट्स टॉक अबाउट इस पे जिक्र करते हैं क्या होता है ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, है ना। बेसिकली इसमें होगा क्या कि आपको पता है कि यार हमारे घरों से बहुत सारा कचरा निकलता है ना, वो सारा कचरा हम क्या करते हैं, या तो हम उसे बाहर नालियों में फेंक देंगे, कि जस्ट इस बात को हम सोचते हैं कि नाली जो है सबसे बड़ा डस्टबिन है, जो चाहे डाल दो उसमें, है ना। घर के कूड़े कचड़े, है ना, पॉलीथीन, पत्थर डालने पत्थर डाल दो, अपने हीरे जवाहरात जो डालने डाल दो उसके अंदर। इट्स लाइक अ बिगेस्ट डस्टबिन। मगर ऐसा नहीं है ना, कि जो भी आपका वेस्ट निकल रहा है आपके घर से, फिर चाहे वो केले का छिलका हो, कोई पैकेट्स हो, क्लॉथ्स हो, या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट हो, वो सारा वेस्ट अल्टीमेटली हम कहाँ रिमूव करते हैं? पानी के अंदर, ठीक है। तो अब उसे जब हम पानी में रिमूव करेंगे तो यार काफी सारे घरों से, काफी सारी इंडस्ट्री से बहुत गंदा गंदा वेस्ट आ रहा है। तो अल्टीमेटली उस वेस्ट को हम ट्राई करते हैं कि यार उसे कम से कम टॉक्सिक बनाएं और फिर उसको हम पानी में रिलीज करें, क्योंकि और कोई जगह नहीं है हमारे पास उसको कहीं और फेंकने की, है ना। अगर हम बात करें उसको जमीन के अंदर गाड़ने की, लैंड फिलिंग की, तो लैंड फिलिंग का हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ा पहाड़ जो है ना वो इकट्ठा हो रखा है, ठीक है। तो एक सोर्स हमारे पास बचता है पानी, पानी में उसको रिमूव कर दो, ठीक है। और जो लैंड फिलिंग है उसके लिए हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स जो है उसको, जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट जो होते हैं ना, या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसको हम लैंड फिल में डालते हैं। और जो लिक्विड लाइक स्लरी हो गया या फिर आपके स्लज जो है उसको हम कहाँ डालते हैं? पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यार कैसे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम करता है और इसमें कौन कौन से टैंक्स इस्तेमाल होते हैं।
तो ध्यान से पढ़ना इस चीज को, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारे पास, मैंने यहाँ पे आपके चार्ट बना लिया फटाफट से, है ना, तो ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे देखो होने क्या वाला है, हम इस जगह से अपने जो भी सीवेज हमारे पास है उसको हम एंट्री करवाने वाले हैं। सीवेज बोले तो हमारे पास जो भी स्लरी है, जो भी वेस्ट हमारे पास है, हमारे घर से आया हुआ है, इंडस्ट्री से आया हुआ है, या फिर जो भी कचरा कहीं से भी आया है, उस सबको हमने मतलब पानी के थ्रू जो आया है उसको हमने यहाँ से पुश करवा दिया आगे, ठीक है। अब यहाँ से ये पहले एंटर करेगा सबसे पहले टैंक के अंदर, और इस टैंक का नाम होता है विच इज प्राइमरी, इसे कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। क्या है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट? इसे फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होगा, इसमें आप देखोगे कि यार मान लो इस तरफ से सारा पानी आ रहा है, तो इस पानी जहां से आ रहा है ना, वहां पे हम ना बड़े बड़े ऐसे बैरियर्स लगा देंगे, प्लेट्स लगा देंगे, जिसमें अलग अलग छेद होंगे, पहले बड़े छेद होंगे, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, ताकि सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हो सके कि यार चिप्स के पैकेट सबसे पहले रुक जाएंगे, जो स्टोन्स है वो आगे रुक जाएंगे, क्लॉथ्स जो है वो और आगे रुक जाएंगे, और पतले पतले पार्टिकल्स जो है वो बाद में रुक जाएंगे। तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, वी आर डूइंग द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, पहला पॉइंट सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, और दूसरा हम कर रहे हैं सेडिमेंटेशन। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, दूसरा हम कर रहे हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब एक बार हमने फिल्टर कर लिया, चिप्स के पैकेट, क्लॉथ्स वगैरह, ये छिलके जो वगैरह ये सब कुछ अलग हो गए। अब जो मिट्टी बच गई या जो पेबल्स बच गए उनको हम सेटल कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन। ये हो गया फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें कोई भी एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हमने इसे कहा है क्या, हमने इसे कहा है फिजिकल ट्रीटमेंट। कूल, सुपर। अब यहां से जो है वो बचा हुआ पार्ट ट्रांसफर होगा नेक्स्ट वाले टैंक में। ये पहला टैंक था, इट वॉज द फर्स्ट टैंक, ये पहला टैंक है जिसे आपने क्या है, क्या सेडिमेंट्री टैंक, है ना, जिसको आपने सेडिमेंट्री टैंक कह दिया, सेडिमेंट्री टैंक। तो ये पार्ट होगा किसके, आपके फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट का। अब चलो होता है आपका सेकंड ट्रीटमेंट, जिसे आप कहते हो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो अब आता है आपका नेक्स्ट जो कि है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप देखेंगे कि अच्छा पहले वाले जो पार्ट है ना, यहां से जो आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ने वाला चीज क्या होगी, वो होगा आपके पास या तो इफ्लुएंट या फिर स्लज। स्लज सॉलिड पार्ट को कहते हैं, और इफ्लुएंट जो है वो लिक्विड वाले पार्ट को कहते हैं। तो स्लज मतलब जो भी आपके पास अ काइंड ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल्स जो बचे हैं ना, और जो आपका लिक्विड वाला पार्ट है वो मिक्स होकर आगे बढ़ रहा होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन ये है कैसा, क्या ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यहाँ पे हम उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो वी कैन जस्ट डिवाइड दिस या विल सेपरेट इट ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट्स अ बायोडिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अगर कोई ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, तो आप जानते हैं इसको हम आगे बढ़ा देंगे, और अगर को वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो उसकी हम या तो रिसाइकलिंग कर लेंगे या फिर उसकी लैंड फिलिंग कर लेंगे, ठीक है। तो अगर को वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इसकी हम क्या कर देंगे, इसको या तो हम लैंड फिल कर देंगे, लैंड फिलिंग, और या फिर रिसाइकलिंग। और अगर को वो बायोडिग्रेडेबल है तो उसको हम आगे भेज देंगे एज अ प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी इफ्लुएंट। तो अब जो आगे बढ़ रहा है वो कौन है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के आगे कौन बढ़ता है, प्राइमरी इफ्लुएंट। क्यों बढ़ रहा है, ताकि आगे वो डिकम्पोज हो सके। अब जानते हैं इस पर्टिकुलर इफ्लुएंट के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर है, छिलके हैं, है ना, बहुत सारे कचड़े हैं इसके अंदर, और बहुत सारा टमाटर वगैरह हैं जो फेंक दिए गए थे, ऐसे सारा खाना पीना इसके अंदर है। तो वी कैन से इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही वेस्ट अवेलेबल है। तो अब आगे कौन बढ़ रहा है, आगे आपका बढ़ रहा है प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक है। अब ये आता है सेकंड वाले टैंक में, इसे आप कहते हो क्या, इसे आप कहते हो सेटलिंग टैंक। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेटलिंग टैंक। क्यों कहते हैं इसको सेटलिंग टैंक, सॉरी इसे कहते हैं एरेशन टैंक, माय बैड, एरेशन टैंक।
क्यों? बिकॉज यहाँ पे ना बड़े बड़े आपके पास एजिटेटर्स लगे होते हैं, जो कि ऐसे लंबे लंबे पाइप्स होते हैं, जो इस पर्टिकुलर टैंक में जो पानी है ना उसको हिलाते रहेंगे ऐसे। इसके लिए एनसीईआरटी एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एजिटेशन। तो इसमें क्या होती है, इसमें कॉन्टिन्यूअस एजिटेशन हो रही है ताकि क्या हो सके, इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो सके। ठीक है, तो जैसे कि नाम है एरेशन टैंक और माइक्रोब्स इस्तेमाल होने वाले, तो इसमें कौन से माइक्रोब्स इस्तेमाल होंगे? इसमें होंगे आपके एरोबिक माइक्रोब्स। तो इसमें एरोबिक माइक्रोब्स जो है या बैक्टीरिया जो है वो इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं, इसलिए हम इसमें कॉन्टिन्यूअस एजिटेशन कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस एजिटेशन मतलब इसको लगातार हिलाते जा रहे हैं ताकि इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाए और फिर ये जो आपके एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो अपना काम करना स्टार्ट कर पाएंगे। और ये जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं है ना, इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, तो दे वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ से आपके पास एक नई टर्म निकल के आती है जिसे आप कहते हो बीओडी। ऐसे एक नई टर्म हमें समझनी है जिसका नाम है बीओडी। क्या होता है ये बीओडी? बीओडी इज अ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये क्या है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? इसमें आप ध्यान थोड़ा सा गौर फरमाना, जितनी ज्यादा इस पर्टिकुलर टैंक में बीओडी होगी तो मतलब उतना ही ज्यादा क्या है आपके इसके अंदर उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन है या ऑर्गेनिक वेस्ट है, और उतने ही ज्यादा इसमें फ्लॉक्स पाए जाएंगे। सर ये फ्लॉक्स कहाँ से आ गए, क्या होते हैं ये फ्लॉक्स? तो यार कुछ नहीं है, सिंपली इस पर्टिकुलर टैंक में हमें वेस्ट को डाइजेस्ट करवाना है, तो उसके लिए इसके अंदर ना कुछ फंगल फिलामेंट्स और कुछ बैक्टीरिया आपस में एक सिम्बायोटिक या एक तरीके से क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं, एक्यूमुलेशन कर लेते हैं, और इसे आप कहते हो फ्लॉक। तो फ्लॉक क्या है? फ्लॉक्स जो है दीज आर एसोसिएशन और एक्यूमुलेशन या क्लस्टर ऑफ फंगल फिलामेंट, क्लस्टर ऑफ फंगल फिलामेंट एंड बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट आपस में मिल जाते हैं ना, उसे आप कहते हो क्या? उसे आप कहते हो फ्लॉक। उसे आप कहते हो क्या? फ्लॉक। ठीक है, तो जैसे मान लो ये फंगस है और इसके ऊपर ऐसे बैक्टीरिया लग गया, तो इसे आप कहते हो फ्लॉक्स। तो ऐसे फ्लॉक्स की जो है फॉर्मेशन इसमें हो जाती है, और हम काफी सारी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से फ्लॉक्स बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। तो ये माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, माइक्रोब्स जो है क्या बन जाते हैं? फ्लॉक्स बन जाते हैं। और जितने ज्यादा फ्लॉक मतलब उतना ज्यादा काम चल रहा है, उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन है। अब मान लो बीओडी कम हो गया, मतलब बहुत सारे माइक्रोब्स काम कर रहे थे, उन्होंने ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे थे। अब जैसे ही काम कम हो गया तो ऑक्सीजन भी कम इस्तेमाल होगी, मतलब बीओडी का लेवल कम हो जाएगा, तो फ्लॉक्स भी काम करना कम काम कर रहे हैं। और साथ में इससे हमें पता लगता है कि यार पॉल्यूशन भी कम हो चुका है, मतलब इसमें जो वेस्ट था वो डाइजेस्ट हो चुका है। सर कैसे पता लगेगा? समझ में नहीं आया? देखो दोबारा समझते हैं एक बार कि मान लो क्या हुआ कि सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में बहुत सारा वेस्ट था, तो बहुत सारे फ्लॉक्स भी थे, बहुत सारी ऑक्सीजन की डिमांड भी थी। अब क्या हुआ ग्रेजुअली, जैसे स्टार्टिंग में मान लो 100 जो थी वो डिमांड थी बीओडी, अब वो डिमांड 100 से कितनी हो गई? 80 हो गई, मतलब थोड़ा बहुत वेस्ट डाइजेस्ट हुआ है फ्लॉक्स के द्वारा। फिर 80 से वो पहुंच गई 30 पे, 30 से पहुंच गई 20 पे, अब 20 पे स्टे हो गई है। आपने 3-4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे रुक गए और वापस से आप देख रहे हो तो वो 20 पे ही रुकी हुई है ना। आप अगले दिन आए, नेक्स्ट डे पे वो 20 पे ही रुकी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जितना भी वेस्ट डाइजेस्ट होना था वो डाइजेस्ट हो चुका है, जितना भी वेस्ट डाइजेस्ट होना था वो सब कुछ हो चुका है। तो जब बीओडी की वैल्यू स्टेबल हो जाए तो हमें पता लगता है कि यार जितना वेस्ट था वो इन फ्लॉक्स ने उसको डाइजेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो अगर सवाल यहाँ पे कैसा आएगा? सवाल कुछ ऐसा आएगा कि बताओ एक टैंक में बहुत ज्यादा बीओडी की डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, तो बताओ फ्लॉक्स जो वहां पे काम कर रहे हैं उसमें पॉल्यूशन ज्यादा होगा या फिर पॉल्यूशन कम होगा? तो अगर बीओडी ज्यादा है तो पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा, बीओडी कम है तो पॉल्यूशन भी कम होगा। ये बात आपको बहुत सिंपली समझ में आ गई होगी। ठीक है, और कैसे चेक करोगे यार कि सारा का सारा वेस्ट डाइजेस्ट हो चुका है? अगर कोई बीओडी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो इन दैट केस हमें पता लग जाएगा कि भाई सारा वेस्ट डाइजेस्ट हो चुका है। तो वी कैन से कि बीओडी जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन या वेस्ट या फिर वेस्ट। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं। तो होगा आपके पास दूसरा टैंक। अब इसके बाद जो आगे पास होगा वो अगेन सेम चीज है, वो क्या होगा? इफ्लुएंट होगा या फिर स्लरी होगा। जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो भी आगे ट्रांसफर होंगे और साथ में जो स्लज है वो भी ट्रांसफर होगा। आई कैन से यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा है? स्लज और प्लस में
इफ्लुएंट। इफ्लुएंट वो लिक्विड वाला पार्ट, स्लज जो है वो कौन सा पार्ट है, वो आपका सॉलिड वाला पार्ट है। अब जो इफ्लुएंट है, जो लिक्विड वाला पार्ट है, उसको तो हम आगे भेज देंगे, किसके लिए, उसको रिवर में डंप करने के लिए या फिर हमारे घर में उस पानी को आने के लिए। और जो दूसरा वाला स्लज वाला पार्ट है, उस स्लज को यहाँ पे हम रखेंगे। भाई अभी जो यहाँ से आगे जा रहा है उसमें क्या क्या है, उसमें पानी है, उसमें थोड़ा बहुत अनएरोबिक वेस्ट है, और उसके अंदर आप कहेंगे कि फ्लॉक्स हैं, बहुत सारे फ्लॉक्स हैं। अब मान लो वो फ्लॉक्स से भरे हुए पानी को आपने समुद्र में फेंक दिया, तो समुद्र में तो आप कितने सारे बैक्टीरिया फेंक रहे हो ना, वो बैक्टीरिया तो फिर डिसीज कॉज कर देंगे फिशेस को, हम लोगों को। तो इसलिए हमें पहले उन फ्लॉक्स को हटाना पड़ेगा। तो हम इस सारे पानी को लेके आए इस वाले टैंक के अंदर। इस टैंक को आप कहते हो सेटलिंग टैंक, इसे आप कहते हो सेटलिंग टैंक। और क्या होगा इस सेटलिंग टैंक में, जो भी आप ये जो लिक्विड लेके आए थे ना, उस लिक्विड में से जो आपके पास ये फ्लॉक्स होंगे, इसमें वाले में बहुत सारे फ्लॉक्स थे ना, वो फ्लॉक्स नीचे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो फ्लॉक्स नीचे एक्यूमुलेट हो गए हैं, और उसे आप कहते हो क्या, उसे आप कहते हो एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। और जो बचा हुआ इफ्लुएंट उसको आपने आगे पास कर दिया। तो ये जो इफ्लुएंट था वो आगे पास हो गया, सॉलिड पार्टिकल जो स्लज है उसको आपने यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज के नाम से उसे स्टोर कर लिया। अब क्यों रोका सर इसको यहाँ पे, इसके दो काम है। ये एक्टिवेटेड स्लज जो है ना, ये आपका इस्तेमाल हो जाएगा दो तरीके से, या तो इसका थोड़ा सा पोर्शन निकाल के आप इस्तेमाल कर लोगे एज अ इनोक्यूलम। भाई आपको पता है इस वाले टैंक में हमें बहुत सारे बैक्टीरिया डालने हैं, और बैक्टीरिया यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं हमारे पास, तो यहाँ से निकाल के डाल दो ना, दिक्कत क्या है। तो इस एक्टिवेटेड स्लज को हम एज द इनोक्यूलम भी इस्तेमाल करते हैं इन द एरेशन टैंक, ठीक है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है, यहाँ पे इफ्लुएंट आगे पास हो चुका है, और ये फ्लॉक्स जो थे यहाँ पे जमा हो चुके हैं। अब इन फ्लॉक्स को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, किसकी मदद से, इसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो दो तरीके से। आगे पास कर दोगे नेक्स्ट वाले टैंक में, क्या सर इसके बाद एक और टैंक भी है, हाँ एक और टैंक है इसके बाद, जिस टैंक का नाम होगा, यहाँ मैं बना रहा हूँ इस तरीके से, ये जो टैंक है इस टैंक को आप कहते हो अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, स्लज डाइजेस्टर। तो अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको अब तक कितने टैंक्स दिख चुके हैं, पहला टैंक जो कि था आपके पास सेडिमेंट्री टैंक, दूसरा टैंक जो कि था आपका एरेशन, तीसरा सेटलिंग। ये जो पोर्शन है ये सारा कौन सा पार्ट है, जहां माइक्रोब्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो है आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब आता है आपका टर्शरी ट्रीटमेंट, है ना। पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर है, इसने क्या किया, जो भी इसके अंदर फ्लॉक्स थे या जो भी वेस्ट था आपने उसको इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे सारा ऑर्गेनिक वेस्ट डाइजेस्ट हो चुका है, लेकिन बच गया पानी में कौन सा, इनऑर्गेनिक वेस्ट। तो उसको आप यहाँ पे डालते हो, यहाँ पे आपके अनएरोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं। कौन काम करते हैं, इसे आप कहते हो अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं, अनएरोबिक बैक्टीरिया, जो कि उस बचे हुए स्लज को या जो भी आपके पास इनऑर्गेनिक वेस्ट है, जो भी आपका इनऑर्गेनिक वेस्ट है उसे डाइजेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे आपके पास किसका इस्तेमाल करेंगे, मिथेनोजेंस का, उन्हें डाइजेस्ट करवाने के लिए मिथेनोजेंस यहाँ पे काम करेंगे और उस इनऑर्गेनिक वेस्ट को भी डाइजेस्ट कर देंगे। और लास्ट में आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगी स्लरी। और इस स्लरी को आप आगे एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हो, उसको आप आगे एग्रीकल्चर के लिए भेज दो, उसे आप आगे एग्रीकल्चर के लिए भेज दोगे, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक वेस्ट भी डाइजेस्ट हो चुका है। अब जो पानी बचा वो पानी बिल्कुल ही प्योर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम आगे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम आगे लेके आएंगे। अब फाइनली दो तरीके, या तो इसको आप पानी में डंप कर दो रिवर के अंदर, या फिर अगर आप इसे अपने घर में लेके आना चाहते हो, तो अगर आप इसे घर में लेके आना चाहते हो तो उसको आप एक तरीके से और ट्रीट करवा सकते हो, जिसे आप कहते हो टर्शरी ट्रीटमेंट। तो तीसरा ट्रीटमेंट आपका टर्शरी ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आप उस पानी को कुछ स्टेप्स से गुजारने वाले हो, जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसे कि क्लोरिफिकेशन, ठीक है। क्लोरिफिकेशन या यूवी रेस डाल दोगे आप उस पानी में, या फिर ओजोन
का इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। इन चीजों का आप इस्तेमाल करोगे किसमें, उस टर्शरी पानी के अंदर, उस पानी के अंदर जिसे आप कहते हो टर्शरी ट्रीटमेंट, और फाइनली इससे ट्रीट करने के बाद आप फाइनली उस पानी को अपने होम घरों के अंदर दे सकते। तो दो चीजें हुई, या तो आपने उसको रिवर में छोड़ दिया या फिर आपने उसको अपने घर में इस्तेमाल कर लिया। और टर्शरी ट्रीटमेंट के जो पहले आपके पास टैंक था उसमें क्या मिल गया आपको, स्लरी मिल चुकी है, जिसको आपने अल्टीमेटली इस्तेमाल कर लिया एग्रीकल्चर में। मिथेनोजेंस काम कर रहे हैं, अनएरोबिक कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, मतलब ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वाले में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वाले में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सवाल आता है कि बताओ जो अच्छा ये क्या है, ये आपका सेकेंडरी स्लज था, ये आपका प्राइमरी इफ्लुएंट था। यहाँ से जो आगे बढ़ा है वो कौन है, ये आपका प्राइमरी इफ्लुएंट है जो आगे बढ़ा है ना। इसके बाद ये आ गया आपका सेकेंडरी इफ्लुएंट, ठीक है, ये सारा आपका सेकेंडरी इफ्लुएंट है। तो एक सवाल आता है, अच्छा सेकेंडरी इफ्लुएंट जो है वो आगे पास करेगा और ये आपके पास इसमें आ जाएगा और इससे आप फर्दर उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर दोगे। तो एक सवाल क्या आता है, एक सवाल ये आता है कि सेकेंडरी इफ्लुएंट और प्राइमरी इफ्लुएंट में क्या डिफरेंस है। तो सेकेंडरी इफ्लुएंट में आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट कम है एज कंपेयर टू प्राइमरी, बिकॉज यहाँ पे बैक्टीरिया ने उसको डाइजेस्ट कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो एक सवाल ये आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। टैंक्स के नाम आते हैं कि कौन से टैंक से मैं आप कहाँ भेज रहे हो। तो ये आपका पहला है सेडिमेंट्री टैंक, फिर आएगा एरेशन टैंक, फिर आएगा सेटलिंग टैंक, फिर आएगा आपका अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, और फाइनली आप उसे पानी में या फिर अपने घरों में उसको डंप कर दोगे। एंड दिस इज हाउ यू हैव प्योरीफाई द वाटर, ठीक है। पानी को इस तरीके से आपने ठीक कर दिया है। तो इसको प्रॉपर्ली आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिमाइंड कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट जो कि है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। डन है, देखें आगे। तो हमने ये वाला पार्ट भी पढ़ लिया, आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे जो कि है क्या, यू कैन से बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स, यहां पे समझो क्या होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। देखो, अच्छा बायो फर्टिलाइजर से पहले एक काम करते हैं, हम पढ़ लेते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट बायो कंट्रोल एजेंट्स। देखो क्या होते हैं ये बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स, इसके नाम से इसका मतलब निकालो बायो। बायो मीन समथिंग विच इज लिविंग, और कंट्रोल, हमें कंट्रोल करवाना है किस चीज को। तो यार होता क्या है कि हमारे फील्ड पे ना बहुत सारे ऐसे खुद बेफालतू के कुछ पेस्ट आ रहे हैं, कुछ वीड्स आ रहे हैं, तो इनको हमें हटाना है वहां से, है ना। तो अगर को आप करते क्या हो, अभी तक आप इस्तेमाल करते हो कि यार फार्मिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग के अंदर आप क्या करते हो, आप इस्तेमाल करते हो, अगर आपको वीड्स को हटाना है तो आप वीडीसाइड का इस्तेमाल करोगे, है ना। अगर आपको पेस्ट को हटाना है तो आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हो, है ना। तो इनका आप इस्तेमाल कर रहे हो। अब दिक्कत इसमें ये है कि यार ट्रेडिशनल फार्मिंग में इनसे कुछ दिक्कतें होती है, इनसे कुछ प्रॉब्लम होती है हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। और वो प्रॉब्लम्स क्या है उसको एक बार ध्यान से देखना। इनसे कुछ प्रॉब्लम्स आती है। पहली प्रॉब्लम दैट इज एनवायरमेंटल एक्यूमुलेशन। ये हमारे एनवायरमेंट जो है ना उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, खत्म ही नहीं होते हैं, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो एक तरीके से नॉन बायोडिग्रेडेबल की तरह काम कर रहे हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं, रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। और जो आपके फ्रूट्स हैं एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं ना, वेजिटेबल्स, उनमें अगेन ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को, हमारे नेचर को खराब कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल करना हमें रोकना पड़ेगा। तो इसके इलाज के लिए एक तरीका था हमारे पास, क्या वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक तरीका क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन फिर एक दिक्कत है, दिक्कत की बात पहले बाद में करते हैं। पहले समझो क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप इस्तेमाल करते हो ना तो आप इसमें ना तो इसमें आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करोगे, ना ही आप इसमें वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करोगे, ना ही आप इसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करोगे, ना ही आप इसमें कोई केमिकल्स का इस्तेमाल करोगे।
ना ही आप इसमें DTT DDT का इस्तेमाल करोगे। इसमें से आप किसका इस्तेमाल नहीं करते इसमें, ठीक है। सर फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर मैन्योर का, है ना, गाय का जो गोबर होता है ना उसका प्रॉपरली आप इस्तेमाल कर रहे हो मैन्योर का, या आप बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप करोगे इसमें, ठीक है। या फिर सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हो इसमें आप, प्योर मतलब एक प्रॉपर फार्मिंग है जिसमें कोई केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनिक फार्मिंग है। यू माइट हैव सीन सम पैकेज होते हैं जिसपे लिखा होता है ऑर्गेनिक, इट्स एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, है ना। आजकल तो काफ़ी चीज़ों पे लिखा आता है कि यार दिस इज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो बाय द वे अगर आप उस चीज़ को खा भी रहे हैं ना, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये सच में ऑर्गेनिक है कि नहीं है। ये नहीं कि बस आपने स्टैंप देखा और खरीद लिया कि देखो मैं तो ऑर्गेनिक चीज़ खा रहा हूँ। पहले पता करो, उस पर स्टैंप में एक बार कोड होता है, बार कोड पे आप स्कैन करोगे, आपको दिखेगा कि ये कहाँ से आया है ना। उसकी पूरी प्रॉपर वीडियो होती है कि हमने इस तरीके से इसको बनाया है, इन हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया है, ये सारी डिटेल्स होती हैं उसके पास, बस बार कोड स्कैन करना होता है आपको। तो हर चीज़ जिस पर ऑर्गेनिक लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो इसकी रिसर्चेज होनी चाहिए, बाकी आप भी अवेयर होनी चाहिए इसके बारे में। तो ये होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो ये इसे हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, इट्स टू एक्सपेंसिव। और आप जानते हैं हमारे देश में किसानों की हालत वैसे ही बहुत बुरी है ना। तो इन दैट केस वो इतना महंगी चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आज इवन हमारे इस इंडिया में कुछ लगभग 10% तक ही ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो लिमिटेड है, वो सीमित हो गई है। तो इसके लिए एक और तरीका हमारे पास आया, वो एक और तरीका क्या है कि अगर को हमें पेड़ों को हमें बचाना है, मतलब हमारी जो फसल है ना, उसे बचाना है किसी वीड से या फिर पेस्ट से, तो इन दैट केस हम इस्तेमाल कर सकते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स का, बायो कंट्रोल एजेंट्स या फिर बायो फर्टिलाइजर्स का, एंड बायो फर्टिलाइजर्स। तो दोनों की बात करते हैं, क्या है बायो कंट्रोल एजेंट्स और क्या है आपके बायो फर्टिलाइजर्स। पहले बात करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स कुछ ऐसे एजेंट्स हैं, आपको पता है कि यार बायो कंट्रोल बायो का मतलब क्या होता है, बायो मीन्स समथिंग विच इज लिविंग, है ना। कोई चीज जो क्या होगी, जो कि लिविंग होगी। अब जो चीज लिविंग है बेसिकली उसका इस्तेमाल कर रहे हो किसी एज अ फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर क्या करता है, जो भी आपके पास इंसेक्ट आ रहा है उसको मार देगा, ठीक है। तो मान लो अगर ये आपके पास कोई क्रॉप है, आपको इस क्रॉप को बचाना है किसी इस वाले इंसेक्ट से, ये इंसेक्ट आ रहा है इसे खाने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप थोड़े ज्यादा स्मार्ट हो इससे, आपने एक और बायो मतलब इसी का इंसेक्ट छोड़ दिया जो इसे खा जाएगा। इसे कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। बायो मतलब लिविंग है और कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, किसी दूसरे को जो हमारी फसल को खराब करने के लिए आ रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। तो इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए। पहले आपके पास होंगे एफिड्स, दूसरे आपके पास है, या सॉरी पहले आप लिख लो लेडी बग जो होते हैं ना, ये एफिड्स को मार देती है। एफिड्स कुछ ग्रे कलर के इंसेक्ट होते हैं जो आपकी फसल खराब करते हैं, तो उन एफिड्स को कौन मार देती है, लेडी बग। दूसरा लिख लीजिए ड्रैगन फ्लाई। सुना होगा आपने, खेतों में ड्रैगन फ्लाई को छोड़ देते हैं, है ना, क्यों, ताकि वो मॉस्किटोज को मार देते हैं। तो ऐसे नहीं कि कल से तुम भी अपने घरों के अंदर ड्रैगन फ्लाई छोड़ दो कि भाई मॉस्किटो मर जाएंगे, है ना, ज्यादा बड़ी परेशानी हो जाएगी तुम्हारे लिए। तीसरा इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो एक और चीज का, ये दिख रहा है ना आपको वैसे, हाँ। तो लेडी बग हो गया आपके पास, ड्रैगन फ्लाई हो गया, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है, इसका आप इस्तेमाल करते हो। और ये जो है पर्टिकुलरली कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट को किल करता है। इट किल यू कैन से लार्वा ऑफ कैटरपिलर या कैटरपिलर ऑफ बटरफ्लाई। तो ये बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर है ना उसको मार देगा। तो कैटरपिलर आप जानते हैं लीव्स खा जाता है, तो लीव को खाने से क्या होता है कि आपको पता है प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, तो उसको मारने के लिए हम क्या छोड़ देंगे, आपके पास स्पोर्स छोड़ देंगे इसके। ये क्या है, ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है, इसके बारे में आप और पढ़ोगे इन द चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक एंड एप्लीकेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस के बारे में। तो इसके स्पोर्स अगर आप छोड़ दोगे ना, अरे
अब तुम जीने क्यों नहीं देते हो मुझे? ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव। और इसके अलावा एक और आपके पास होगा, कुछ और भी है, सिर्फ इतना ही नहीं है। एक आपके पास है फोर्थ डर्मा। ट्राइकोडर्मा जो है ये किल करता है कुछ स्पेसिफिक, इट किल सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट। ये इंसेक्ट की कुछ स्पीशीज को किल कर देगा, ठीक है। ऐसे एक और आता है आपके पास जो कि है, अच्छा ये कौन से जीनस से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू अ जीनस कॉल्ड एज अ विरिडे। ये एक जीनस से बिलोंग करता है जिसका नाम है विरिडे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आते हैं लास्ट वाले पे जो कि है बैसिलस thuringiensis हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, और बैक्यूलो वायरस, ठीक है। बैक्यूलो वायरस जो है ये बिलोंग करता है फ्रॉम अ स्पेक्ट्रम, फ्रॉम अ स्पीशीज कॉल्ड एज अ नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम स्पीशीज से ही बिलोंग करता है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? कुछ ऐसे पर्टिकुलर इंसेक्ट जो कि एक कुछ तीन या दो तीन तरह की स्पीशीज को ही मारेंगे, बाकी किसी और को नहीं मारेंगे। जैसे मान लो आपने अगर इन बैक्यूलो वायरस को छोड़ दिया ना अपने क्रॉप के अंदर, तो वहां पे आने वाले ये प्लांट्स में घुस जाएंगे। अब प्लांट्स में जाने के बाद ये उन पर्टिकुलर स्पीशीज को तो मार देंगे, जो दो तीन स्पीशीज हैं उनको मार देंगे, लेकिन अगर हम उसे खाएंगे उस प्लांट को तो हमें नहीं मारेंगे ये। तो ये कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक, बहुत नैरो, मतलब बहुत कम स्पीशीज को ही मारते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको आप कह सकते हो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल होते हैं। आईपीएम इज व्हाट? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और लिख लेना इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है ना बैक्यूलो वायरस, ये बिलोंग करता है फ्रॉम द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? फ्रॉम इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियो it belongs to the group of nucleopolyheterovirus, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। तो वी आर डन विद दिस बायो कंट्रोल एजेंट। आते हैं लास्ट बायो फर्टिलाइजर्स वाले टॉपिक के पास। तो ये है आपके बायो फर्टिलाइजर्स, आइए इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या है देखते हैं। इसमें आपके पास आने वाले हैं तीन चीजें हमें पढ़नी है। पहला है आपके पास नॉर्मल बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि काम कर सकते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। कुछ हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया, और कुछ है हमारे पास माइकोराइजा, ठीक है, हमारे पास माइकोराइजा। बात करते हैं इनकी, है ना। सबसे पहले आपके पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारे पास है आपके पास कुछ बैक्टीरिया जैसे कि कुछ होते हैं फ्री लिविंग, कुछ होते हैं सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग में आपके पास दो तरह के होंगे, एक होंगे आपके एरोबिक, एक होंगे आपके पास अनएरोबिक। जो एरोबिक है उनका एग्जांपल है आपका अजोटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर, और इसका एग्जांपल है आपका रोडोबैक्टर, रोडोबैक्टर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एज अ बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या करते हैं? ये आपकी क्रॉप के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा ये फॉस्फोरस साइकिल को भी इनहेंस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये इनके कुछ फायदे होते हैं किसके? बायो फर्टिलाइजर्स के, ठीक है। ये भी कुछ फायदे होते हैं, और साथ में ये ना कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं आपकी फील्ड को। जैसे आपके जो फर्टिलाइजर्स थे वो केमिकल्स हैं, वो आपकी फील्ड को नुकसान पहुंचाते हैं, बायो एक्यूमुलेशन करते हैं, ये नुकसान है उसके। लेकिन ये बायो फर्टिलाइजर्स हैं, तो आगे बायो वर्ड लग चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि इनका कोई भी नुकसान नहीं है। ये सिर्फ आपकी जो सॉइल है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो सिम्बायोसिस की बात करें तो सिम्बायोटिक में एग्जाम्पल्स आ जाएंगे आपके, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल आपका आ जाएगा
एक होगा फ्रैंकिया, एक होगा फ्रैंकिया, और एक हो जाएगा आपका राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये आपका एसोसिएशन है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स में। लेग्यूमिनस रूट्स में एक बैक्टीरिया लग जाता है और उस एसोसिएशन को, उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को आप कहते हो क्या, राइजोबियम। और फ्रैंकिया क्या है, ये आपका नॉन लेग्यूमिनस में, जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, उनकी रूट्स के अंदर एक बैक्टीरिया लग जाता है और उस वाले एसोसिएशन को आप कहते हो क्या, उस एसोसिएशन को आप कहते हो फ्रैंकिया। ठीक है, और ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो हो गया पहला तरीका जो कि है बैक्टीरिया कैसे काम कर रहे हैं एज अ बायोफर्टिलाइजर्स। दूसरा है आपके पास साइनोबैक्टीरिया। इसमें अगेन आप दो कंडीशंस ले सकते हो, पहला क्या वो सिम्बायोटिक है, अगर को वो सिम्बायोटिक है तो उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। दूसरा है आपके पास फ्री लिविंग। फ्री लिविंग में आप पहले एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबेना। और एग्जांपल लिख लो आप स्पिरुलिना, या छोड़ दो उसको ना, दिस इज ऑस्लिटोरिया भी हो जाएगा वैसे तो इसमें एग्जांपल। एग्जांपल्स हो गए है ना, ऑस्लिटोरिया भी होगा इसके अंदर एग्जांपल। सिम्बायोटिक की बात करें, इसमें एग्जांपल्स आपके आएंगे जैसे कि अजोला, अजोला और एक फर्न, इन दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जो अगेन आपकी हेल्प करते हैं, उस प्लांट की हेल्प करते हैं उसकी न्यूट्रिशन को लेने में। ठीक है, और एज अ बायो फर्टिलाइजर भी ये काम कर रहे हैं। तो ये आपका एक एसोसिएशन हो गया, कौन सा, अजोला और फर्न। अजोला और फर्न, अजोला एक बैक्टीरिया है, उस पर आपका जो फर्न होता है ना, फर्न्स है ना, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो जो फर्न्स होते हैं उन फर्न में लग जाता है कौन, आपका ये अजोला। और लास्ट आपका माइक्रोराइजा, ये क्या है, ये आपका एसोसिएशन है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और बैक्टीरिया, उनका एसोसिएशन। तो जिम्नोस्पर्म्स के रूट पे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि अपने आसपास के जो इंसेक्ट हैं उनको दूर भगाएंगे, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर जिम्नोस्पर्म को जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास माइक्रोराइजा एंड शेल वी कंप्लीट दिस चैप्टर ऑल्सो। हमने सारे पार्ट पढ़ लिए, एक बार हम इसके माइंड मैप पे आते हैं और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो हमने शुरुआत किया था आपके हाउस होल्ड यूजेज, जहाँ हमने पढ़ लिया किसके बारे में, वी हैव टॉक अबाउट द चीज, बटर फॉर्मेशन, है ना, कैसे दही बनती है, एंड सैक्रोमाइसिटी सर्वेशिया का हमने यूजेस देख लिए। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। टोडी भी हमने देखा था ना, एंजाइम्स में हमने पूरा टेबल पढ़ लिया है, इंडस्ट्री में हमने अल्कोहल पढ़ लिया और हमने बात कर ली है एंटीबायोटिक के बारे में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमने सारे टैंक्स के बारे में जाना, हमने देखा यार कैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट होता है। और फिर अच्छा बायोगैस रह गया, बायोगैस में पढ़ लो एक बार। बायोगैस, बायोगैस में क्या होता है, सिंपली कुछ खास नहीं है। इसमें आपके पास इस तरीके से आप 6 फीट गहरा एक टैंक बनाते हो जहां पे आप अनएरोबिक कंडीशंस क्रिएट करते हो, जहां पे आप अनएरोबिक कंडीशंस जो है वो क्रिएट करते हो। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर रहे हो, यहां से आप इसके अंदर पहले वाले टैंक में आपने क्या लिया है, यहां पे आपने लिया है स्लरी। स्लरी क्या होगा, स्लरी में आपका वाटर होगा, है ना, प्लस में गोबर, विच इज काउडंग। ठीक है, काउडंग और आपने वाटर लिया है, और इसके लेने से क्या होगा, इसके लेने से आप फाइनली कहेंगे कि ये जो स्लरी है इसको आप पास कर दोगे आगे वाले बड़े से टैंक में जो कि कुछ 6 फीट गहरा है, और इसमें अनएरोबिक कंडीशंस जो है क्रिएट हो रखी है। इट इज 6 फीट डीप। और ये जो आपका गोबर है, इस गोबर में ऑलरेडी कौन प्रेजेंट होता है, मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। तो इस बायोगैस की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें कुछ अप्लाई करना ही नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, कि आपको कुछ डालना ही नहीं है, आपको बस गोबर डालना है। गोबर में सारे सारे बैक्टीरिया जो है इस्तेमाल होंगे वो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, अनएरोबिक कंडीशन में अपने आप ऑलरेडी क्रिएट हो जाएंगी। अनएरोबिक कंडीशन, अगर अपनी गहरा गड्ढा खोद रहे हो, ठीक है, तो उस केस में अनएरोबिक कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी, और फाइनली यहाँ पे अपना जो प्रोसेस चल रहा होगा वो प्रोसेस चलेगा, और फाइनली आपको गैस मिल जाएंगी जो कि होंगी बायोगैस। तो कौन कौन सी गैसेज आपको एक्सट्रैक्ट होती हैं बायोगैस के अंदर, वो है आपकी CH4 मीथेन गैस, प्लस में आपको मिलती है आपकी CO2, प्लस में H2S
हाइड्रोजन डाइसल्फाइड और प्लस में हाइड्रोजन। इसमें से ये आपको मिलती है कुछ 50 से 60% तक, ये मिलती है आपको कुछ 40%, सॉरी नॉट 40 बट वी कैन से 20%, और ये दोनों मिलते हैं कुछ 10% के आसपास। ठीक है, तो गैसेज आपको मिलती है। और फाइनली यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा इस तरीके से, यहाँ जो बचेगा वो होगा आपके अगेन स्लरी, जो कि स्पेंट स्लरी है। भाई आपने बायोगैस में क्या किया, आपने बायोगैस में इस गोबर को पानी को डाला है, तो वो गोबर गायब तो ना होगा, वो गोबर तो बचेगा ना लास्ट में, तो जो स्पेंट स्लरी है वो बच गई है, उसको आप एज अ मैन्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कितने फायदे हैं इसके। आपको पहली बात कुछ डालना नहीं पड़ रहा है ना, सब कुछ गोबर के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा जो आपको मिल रहा है वो भी आपके लिए इस्तेमाल होगा है, तो वो आपका जो वेस्ट है या जो एग्जिट प्रोडक्ट है वो भी आपके काम आ रहा है, और स्टार्टिंग में भी आपको कुछ डालना नहीं पड़ रहा। ठीक है, और आपके पास गैस भी आपको मिल जा रही है। तो ये होता है आपका बायोगैस ट्रीटमेंट। बस ध्यान रखना इसमें मिथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, अनएरोबिक कंडीशंस क्रिएट करते हैं, और कौन कौन सी गैसेज मिलती है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उनकी परसेंटेज। तो वी हैव डन द बायोगैस ऑल्सो, दिस इज डन, और बायो फर्टिलाइजर्स देख लिया हमने, और बायो कंट्रोल एजेंट्स भी हमने पढ़ लिए। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। वही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ, है ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि यार इस टॉपिक के मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो पिछले साल आ रखे हैं। उनमें से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कुछ आपके आ रखे हैं, और इसके टॉप 50 और क्वेश्चंस की जो आपके पास एक पीडीएफ है, एक प्रैक्टिस शीट में आपको अलग से दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको अटेम्प्ट करना है, और सेशन के बाद ही अटेम्प्ट करना है। इट्स योर होमवर्क। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली ऑनेस्टली इस सेशन के खत्म होने के बाद, पानी वानी पीने के बाद, उस 50 क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लेना। ऑब्जेक्टिव है, फटाफट से आपके हो जाएंगे। और अभी बचे हुए 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, तो 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आपके। उसके अलावा प्रैक्टिस जो टेस्ट है आपका, है ना, जो आपके पास NNFT है, जो नीट निकेतन फुल टेस्ट जो है वो आपको अलग से मिल रहा होगा, वो अलग से आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में से अगर आपने ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिया तो कोई क्वेश्चन छूट जाए ऐसी कोई संभावना नहीं होगी। तो बस स्ट्रिक्टली अच्छे से उन क्वेश्चंस को देख लेना एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग, जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर दो, चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है द माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। कुछ ऐसे एजेंट्स जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो कौन है, और वो प्रोटीनेशियस है, तो प्रोटीन से बने हुए हैं, दैट मीन्स दे आर प्रायोन्स। आप जानते हैं प्रायोन्स जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं और वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है द न्यूट्रिटिव मीडियम जिसमें आप बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हो, बैक्टीरिया फंगस को, तो वो कौन सा मीडियम होगा, वो होगा कल्चरल मीडियम, है ना। इसमें आप न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस आर कॉमनली कॉल्ड एज। तो लैक्टोबैसिलस को आप क्या कहते हो, यू कॉल देम एज अ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LABs। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, द स्टार्टर और द इनोकुलम एडेड टू द फ्रेश मिल्क इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द मिल्क इनटू द कर्ड एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो कौन सी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो दही की बढ़ जाती है, तो वो है आपकी विटामिन B12। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, स्विस चीज जो है वो किससे बनती है, पता होगा आपको, है ना। स्विस चीज जो है वो बनती है आपकी प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी से। ठीक है, रॉकफर्ट चीज बनती है किससे, पेनिसिलियम रॉकफर्टी से। तो 5 हो गए थे ना। हाँ, दिस इज सिक्स्थ क्वेश्चन, कह रहा है रॉकफर्टी चीज इज फॉर्म्ड बाय राइपनिंग विद ए फॉर पर्टिकुलर फ्लेवर। तो जो आपके पास राइपनिंग किसकी करोगे आप, रॉकफर्टी चीज में आप ईस्ट की राइपनिंग, फंगस, बैक्टीरिया या किसकी। तो आप जानते हैं रॉकफर्टी चीज जो है आपकी फंगस से बनती है, तो फंगस की राइपनिंग यहाँ पे होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कह रहा है सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर्स। तो इनमें से जो आपके वर्ल्ड वॉर सेकेंड पे जो अमेरिकन आपके सोल्जर्स थे, है ना, उसको किससे ट्रीट कर रहे थे, तो आप ट्रीट करते थे उसको पेनिसिलियम से, है ना, पेनिसिलिन से। पेनिसिलियम इज अ फंगस और पेनिसिलिन इज व्हाट, दिस इज द एंटीबायोटिक। तो किसने डिस्कवर करी है और जिसको नोबेल प्राइज मिला है फंगस के लिए या एंटीबायोटिक के लिए, तो डिस्कवरी की बात कर रहा है तो आप आंसर दोगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वैसे आप जानते हो कि अर्नेस्ट चेन और फ्लोरे, इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया था, लेकिन यहाँ पे डिस्कवरी मेंशन है, तो डिस्कवरी सिर्फ इन्होंने करी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अगला सवाल, तो 7th, दिस इज 8th क्वेश्चन। आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स कैन ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम। तो इनमें से किसको आप न्यूट्रिटिव मीडियम पे ग्रो करवा सकते हो, इज दिस बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या वायरॉइड्स। तो आप जानते हैं वायरस और वायरॉइड्स को आप ग्रो नहीं करवा सकते, आप बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो करवा सकते हो। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये हमने कर लिया 9th और 10th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। द डो विच इज यूज
फॉर मेकिंग द इडली एंड डोसा। तो इडली डोसा आप जानते हैं किसकी मदद से आप बना रहे थे, बैक्टीरिया की मदद से। कौन सा बैक्टीरिया, ल्यूकोनोस्ट्रॉक, है ना। तो आप कहेंगे यार इसमें हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या है आपसे, तो ये हो गया 10th और 11th क्वेश्चन। विनेगर जो है वो कहाँ से बनता है, कौन से एसिड से आप विनेगर की फॉर्मेशन करते हो, तो वो है आपका अजोटो या एसीटो। अजोटो जो है वो आप क्या है, वो आपका एक बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है। 12th क्वेश्चन, इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज द मास ऑफ बैक्टीरिया हेल्ड टुगेदर बाय द फंगल फिलामेंट एंड फॉर्म द मैश लाइक स्ट्रक्चर। तो फंगल फिलामेंट और बैक्टीरिया आपस में एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, क्लस्टर फॉर्म करते हैं। व्हाट डू यू कॉल दैट स्ट्रक्चर, आप उसे कहते हो क्या, फ्लॉक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 13th क्वेश्चन पे, कह रहा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट इन अ सेटलिंग टैंक, द सेडिमेंट इज कॉल्ड एज। तो उस सेडिमेंट जो सेटलिंग टैंक है, उस सेटलिंग टैंक में जब आप उन फ्लॉक्स को एक्यूमुलेट करते हो ताकि आप उन्हें एज अ इनोकुलम इस्तेमाल कर सको एरेशन टैंक के अंदर, तो उस पार्ट को आप कहते क्या, व्हाट डू यू कॉल दिस। तो आई थिंक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा, उसे आप कहते हो क्या, एक्टिवेटेड स्लज। क्या मैंने ये बताया था आपको, लेट मी चेक, क्या मैंने आपको ये बताया है, हाँ देखो ये एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14th क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी स्लज जो होता है पोजेस फ्लॉक्स ऑफ डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स, या फिर रिक्वायर्ड एरेशन फॉर फॉर्मेशन, या फिर फॉर्मेशन लिटिल डिकम्पोजिशन, या फिर फॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। तो आप जानते हैं प्राइमरी स्लज, प्राइमरी इफ्लुएंट क्या था, जो फिजिकल टैंक जो था ना आपका सेडिमेंट्री टैंक, उससे आगे पास हो रहा है एरेशन टैंक में, किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बायोगैस प्रोड्यूस विच इंक्लूड्स। तो बायोगैस में कौन कौन सी गैसेज होती हैं, तो आपको बताया था मैंने, H2S, हाइड्रोजन, CO2 और CH4। इसमें से CH4 जो है ये आपकी कुछ 60% होगी, ये आपकी कुछ 20%, ये कुछ आपकी 10%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, मिथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और आपका हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और कोई भी है क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, मिथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथेन, ऑक्सीजन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 16 क्वेश्चन कह रहा है बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रोब्स पर लीटर। 1 लीटर में कितने माइक्रोब्स ने कितनी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, उसे कहते हो बीओडी, ठीक है। द ग्रेटर द बीओडी ऑफ सैंपल वाटर इंडिकेट्स, जितना ज्यादा बीओडी होगा उतनी ही ज्यादा पॉल्यूशन होगी, या कम पॉल्यूशन होगी, मॉडरेट, या नहीं होगी पॉल्यूशन, या फिर पॉल्यूशन लेवल कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो बीओडी ज्यादा तो पॉल्यूशन भी ज्यादा, बीओडी कम तो पॉल्यूशन भी कम। 17, which of the following plan has been initiated by the Ministry of Environment and the Forest। तो ये ध्यान रखना किसने इनिशिएट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने पानी को साफ करने के लिए। तो वो कौन से प्लान है, वो आपके गंगा प्लान हो गए, यमुना प्लान हो गए, गंगोत्री प्लान हो गए, ऐसे बहुत सारे प्लान्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। 18th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द रुमेन्स ऑफ कैटल। कैटल्स का जो स्टमक है उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो वो है आपके मिथेनोजेंस, जो आप जानते हैं उनके गोबर में भी मिलते हैं, ठीक है। 19th क्वेश्चन कह रहा है बैसिलस थुरनजेनेसिस जो है, बैसिलस थुरनजेनेसिस इज यूज एज अ बायो फंगीसाइड, बायो पेस्टिसाइड, बायो कंट्रोल एजेंट या बायो वेपन। तो आप जानते हैं बैसिलस थुरनजेनेसिस जो क्या करता है, जो कैटरपिलर ऑफ बटरफ्लाई को मारता है ना, तो आप कहेंगे इट्स अ बायो कंट्रोल एजेंट। 20th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बियर्स एंड द ब्रेड्स। तो सैक्रोमाइसिस का आप इस्तेमाल करते हो इनकी फॉर्मेशन में। 21 कह रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक हमने पढ़ा है नैरो स्पेक्ट्रम जो कुछ चुनिंदा स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट को मारता है, तो ब्रॉड क्या होगा, जो बहुत सारे स्पीशीज को मारेगा। तो वी कॉल दिस एज अ इट्स अ वाइड रेंज ऑफ पैथोजन, कोई किल करेगा, ठीक है। 22 कह रहा है एन एंजाइम दैट स्टिमुलेट्स द जर्मिनेशन ऑफ बार्लेट सीड्स। बार्लेट सीड्स की जर्मिनेशन को इनिशिएट करवाने वाला कौन है, वो है आपका अल्फा अमाइलेज। ये एज ए नोट पॉइंट ध्यान रख लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है 23, फुल फॉर्म ऑफ बीओडी आप जानते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 24, फिल्ट्रेशन एंड द सेडिमेंट आर द सीवेज ट्रीटमेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन। तो फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन ये किस में इन्वॉल्व थे, ये थे आपके प्राइमरी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व थे, ठीक है। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कौन इन्वॉल्व था, आपके एरेशन टैंक और आपका अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर और सेडिमेंट्री टैंक, सेटलिंग टैंक। तो ये 3 टैंक्स जो थे वो आगे इन्वॉल्व थे आपके।
ठीक है। 25th क्वेश्चन कह रहा है इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है, जो कि आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं जिसको, ठीक है, व्हेन द बीओडी ऑफ द सीवेज इज रिड्यूसिंग सिग्निफिकेंटली द इफ्लुएंट इज देन पास इनटू। तो अगर आपके बीओडी की मात्रा कम हो गई है तो आप जो इफ्लुएंट बच गया है उसे आप कहाँ पास कर दोगे, कहाँ डाल दोगे? तो इसके लिए आपको पूरा वो चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देगा। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, है ना, देखिए आंसर। तो आप उसे पास कर दोगे नेक्स्ट, जो कि है सेटलिंग टैंक के अंदर। आप जानते हो एरेशन टैंक में बीओडी की मात्रा कम होती जाती है, कम होती जाती है, और फाइनली आप उसे पास कर देते हो किसमें, नेक्स्ट वाले टैंक में। तो एरेशन टैंक के बाद कौन सा टैंक है आपका, सेटलिंग टैंक, जहां पे एक्टिवेटेड स्लज की फॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। 26th क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट अ पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पास बैक टू द एरेशन टैंक। मैं आपको इसकी हिंदी बता दूं वापस एक बार। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर आप जानते हैं एक्टिवेटेड स्लज जो होता है, ये है आपका एक्टिवेटेड स्लज, इसको आप वापस डाल देते हो किसमें, एरेशन टैंक के अंदर। ये है एरेशन टैंक, और ये पूरा पार्ट क्या है, ये आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें आपने इसको डाल दिया टू द एरेशन टैंक इज इनोकुलम व्हाइल मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पास इनटू। तो जो बाकी पार्ट बच गया उसको आप आगे कहाँ डालोगे, कौन से टैंक में डाल दोगे? इज दिस अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, रिवर एंड स्ट्रीम्स, एरेशन टैंक या सेटलिंग टैंक? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद कौन सा टैंक आएगा, इसके बाद आपका आएगा अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये कौन सा टैंक है, सेटलिंग टैंक है। ये कौन सा है, एरेशन टैंक है, ठीक है। 27th क्वेश्चन कह रहा है फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड द स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट। 28th क्वेश्चन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया यूज इन द बायोगैस, तो मिथेनोजेंस का इस्तेमाल आप करते हो। 29th क्वेश्चन माइक्रोब्स produce different type of gaseous end products during the growth and the metabolism. The type of gas produced depends upon, किस तरह की गैस बनेगी बायोगैस के अंदर, वो किस पे डिपेंड करता है, माइक्रोब्स पे, या आप कहोगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे, या यूटिलाइज बाय माइक्रोब्स, या एंड प्रोडक्ट, या बोथ ए एंड बी। तो आप कहोगे कि भाई ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि आपने डंप किया है उसमें वेस्ट, और दूसरा माइक्रोब्स, इन दोनों पे ही डिपेंड करता है क्या, किस तरह की गैस बनने वाली है। 30 क्वेश्चन कह रहा है विच इफ वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम मॉस्किटोज, तो किसका इस्तेमाल करेंगे आप, ड्रैगन फ्लाइज का। लेडी बग जो है ये क्या करेगी, सॉरी लेडी बग्स जो है वो आपका इस्तेमाल करेगी किसमें, वो आपके एफिड्स को मारेंगी, और बैसिलस thuringiensis जो है कैटरपिलर को मारने वाला है, ठीक है। 31 क्वेश्चन कह रहा है बैक्यूलो वायरस जो होता है ना, इज अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर इंसेक्ट, मैमल्स, आर्थ्रोपोड्स, या बोथ ए एंड सी। तो इंसेक्ट के लिए क्या है आपका ये बैक्यूलो वायरस जो है विच इज अ जो इंसेक्ट को किल करता है, आप जानते हैं ना, कैटरपिलर को और इंसेक्ट्स को किल करता है। ये हो गया। अच्छा बैक्यूलो वायरस जो है ये ध्यान रखना, मैंने आपको बताया भी था कि बैक्यूलो वायरस जो है ये बिलोंग करता है कौन सी कैटेगरी से, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस से बिलोंग करता है, और इट्स ऑल्सो यूज इन द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इसके बारे में आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। 32 क्वेश्चन आपसे कह रहा है बायोलॉजिकल मेथड जो होता है या सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड द डिसीज रिलाइज ऑन इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंट्रास्पेसिफिक नेचुरल प्रिडेशन, या फिर आपके इंट्रोड्यूस केमिकल्स। तो नेचुरल प्रिडेशन पे काम करते हैं कौन, आपके बायो पेस्टिसाइड जो होते हैं ना, या बायो कंट्रोल एजेंट्स नेचुरल प्रिडेशन पे काम करते हैं, ठीक है। 33 क्वेश्चन कह रहा है बायो फर्टिलाइजर्स जो है दे इंक्लूड नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, माइकोराइजा, नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सभी आते हैं इसमें, तीनों का एग्जांपल्स मैं आपको दे चुका हूँ। 34 क्वेश्चन कह रहा है अजोला, अजोला जो है वो एक किसका एग्जांपल है, राइजोबियम का, साइनोबैक्टीरिया, या माइकोराइजा, या फिर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमंस। तो ये आपके साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है, ठीक है, सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया। 35 क्वेश्चन कह रहे हैं बैक्यूलो वायरस जो है डू नॉट शो होस्ट इन स्पेसिफिसिटी, नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स, या फिर यूटिलिटी ऑफ IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो आई होप क्वेश्चन आपने सोचा होगा, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी, इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट। आप जानते हैं कि जो बैक्यूलो वायरस है ना, ये करता क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज को किल करता है, और ये स्टेटमेंट कर रही है कि ये नॉन टारगेट इंसेक्ट को मारता है, अफेक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि इफ दिस इज अ बैक्यूलो वायरस, ये सिर्फ टारगेट स्पीशीज को मारेगा, सबको नहीं मारेगा, बिकॉज इट्स अ नैरो स्पेक्ट्रम। तो ये कुछ टारगेट स्पीशीज को मारेगा, तो ये अफेक्ट करता है कुछ टारगेट स्पीशीज को, यहाँ लिखा हुआ है अफेक्ट करता है नॉन टारगेट स्पीशीज को, ऐसा नहीं है।
दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पूछा है क्या शो नहीं करता, तो ये शो नहीं करता। ठीक है। 36 क्वेश्चन कह रहा है, अब बायो कंट्रोल एजेंट टू बी पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी स्पीशीज स्पेसिफिक सिम्बायोटिक, या फ्री लिविंग एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, या फिर स्पीशीज स्पेसिफिक एंड इनएक्टिव एंड नॉन टारगेट। तो बायो कंट्रोल एजेंट जो है आप जानते हैं, अगर वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो रहा है तो वो कैसा होगा, नैरो स्पेक्ट्रम का होना चाहिए। ठीक है। 37 क्वेश्चन कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उसमें आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, या लोकली डेवलप पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज का, या फिर ऑल ऑफ दीज का। तो आप आईपीएम का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। 38 क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो अगर हम बात करें फंगस का, है ना, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ जो एसोसिएशन है उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो माइकोराइजा। ठीक है। 39 क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, द मोस्ट कॉमन फंगल पार्टनर ऑफ माइकोराइजा बिलोंग्स टू अजोटोबैक्टर, ग्लोमस, या अजोला, या फिर फ्रैंकिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ग्लोमस। ग्लोमस स्पीशीज जो है ना उससे ये बिलोंग करता है। और एक मिनट, एक बार एक चीज और करेक्ट कर लो, है ना, शायद मैंने यहाँ पे आपको बैक्टीरिया लिखवा दिया है, बट इंस्टेड ऑफ बैक्टीरिया इट्स फंगस। माइकोराइजा जो है वो फंगस और जिम्नोस्पर्म्स की जो रूट है उनके बीच का एसोसिएशन। ठीक है, इसको भी करेक्शन कर लेना। अगला सवाल देखो, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 40th क्वेश्चन पे आ चुके हैं, 10 क्वेश्चन और करने हैं हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल में से फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है आपका, नॉस्टॉक, एनाबेना, ग्लोमस, या ईस्ट। तो भाई इसका आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर सी ही है, विच इज ग्लोमस। ग्लोमस जो है ये एक आपका, यू कैन से इट्स अ एंडोमाइकोराइजल फंगस का एसोसिएशन होता है ये, है ना। तो दिस इज अगेन हेल्पिंग इन द फॉस्फोरस एसोसिएशन या फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है। तो 41st क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज बायो फर्टिलाइजर्स इन पैडी फील्ड। पैडी फील्ड में बायो फर्टिलाइजर की तरह कौन काम करता है आपका, इज दिस नॉस्टॉक, एनाबेना, ग्लोमस, या फिर ईस्ट। तो एज अ पैडी फील्ड में आपका अगेन ग्लोमस ही काम करता है। ठीक है। 42 आपसे कहा जाए तो वह है बायो कंट्रोल एजेंट यूज फॉर पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर। तो कैटरपिलर को मारने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, वह है आपका बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है। 42 आपसे कह रहा है, फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एंटीबायोटिक्स। कौन सी बात एंटीबायोटिक के बारे में सही नहीं है, आपको ये बताना है, सही नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय द वॉक्समैन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तीसरा, सम पर्सन कैन बी एलर्जिक टू अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। कुछ लोग जो है वो कुछ एंटीबायोटिक से एलर्जिक हो सकते हैं, ये भी सही है। ईच एंटीबायोटिक इज अफेक्टिव ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म। तो हर एक जो एंटीबायोटिक है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंजाइम या मतलब किसी माइक्रोब्स के लिए काम करेगी, तो ऐसा नहीं है। आप जानते हैं पेनिसिलियम जो है वो बहुत सारी डिसीजेस में इस्तेमाल की जाती है। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट विच मीन्स दैट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। तो 43 पे आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। सारे एसिड्स पढ़े थे हमने, है ना, ब्यूटाइलिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड, सबके नाम पढ़े थे। तो बताओ सिट्रिक एसिड कौन बनाता है आपका, एस्परजिलस निगर। ठीक है। 44 क्वेश्चन कर रहा है आपसे, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम एल्कोहल इज कॉज्ड बाय, कौन सा है आपके पास जो कि विनेगर की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, वो है आपका एसिटोबैक्टर एसिटाइल। ठीक है। 47 क्वेश्चन कर रहा है आपसे, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गोबर गैस आफ्टर कन्वेंशनल यूटिलाइजेशन। तो गोबर तो ऐसा वर्ड दे दिया, फिर दे दिया कन्वेंशनल, अरे वाह, है ना। तो यहाँ पे देखो, मोर एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यूज एज अ गुड फर्टिलाइजर्स, रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग द पैथोजेंस, या ऑल ऑफ दिस। तो आप कहेंगे कि इट्स अ गोबर का इस्तेमाल करना, इट्स व्हाट वी कैन से reduces the chances of spreading the pathogens। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। या आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी लगा, बी होगा इसका, है ना। यूज एज अ गुड फर्टिलाइजर आप इसमें इस्तेमाल करते हो, चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग द पैथोजन इज नॉट समथिंग व्हिच इज रेलेवेंट विद द क्वेश्चन। ओके। 48 पे आ जाओ, मिल्क इज चेंज इनटू द कर्ड। जो मिल्क है उसको आप दही में कन्वर्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस की मदद से। और 49 क्वेश्चन कह रहा है, मॉडर्न फार्मर्स जो है दे कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ पैडी अप टू 50% बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो साइनोबैक्टीरिया के इस्तेमाल करके वो नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्रीज कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उनकी पैडी फील्ड की जो
जो उनके पास ईल्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पे, है नहीं, दूसरा क्वेश्चन लास्ट वाला, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, उस क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा एक चैप्टर भी कहीं ना कहीं खत्म होता है, जहाँ में हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं, कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। बाकी 50 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया है ना, तो उन 50 क्वेश्चंस को अटेंड कर लेना। और इसके अलावा जो आपको NNFT मिलेगा वो भी आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स भी आपको मिल जाएगी। और दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अगर आपको ऐसी कोई और टॉपिक मेरे से पढ़ना है तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, है ना, मेरा नाम लक्ष्य सर, और उसके आगे आप कोई टॉपिक लिख सकते हो XYZ, वो आपको मिल जाएगा। एंड इसके अलावा जस्ट हिट द लाइक बटन अगर आपको ये पसंद आया, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करो यार दोस्तों के साथ। दिस इज द टाइम, बिकॉज हमें आपकी बहुत जरूरत है इस टाइम पे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid.